नमस्कार। शंकर एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर हमने एक वीडियो सीरीज शुरू करी है जो विभिन्न राज्यों के टेट और सीटेट परीक्षा से संबंधित है, यानी वो अभ्यर्थी जो टीचिंग प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें टेट और सीटेट को क्वालिफाई करना होता है। तो ये जो वीडियो सीरीज है वो उससे संबंधित है। और पहली सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पूरी वीडियो सीरीज में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी यानी जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, जिससे 30 क्वेश्चन आते हैं आपको सीटेट के पेपर में सॉल्व करने के लिए, हम उसके सिलेबस को, उसके कोर्स को कवर करेंगे यहाँ पर। और आपको पता है कि पहले वाली जो वीडियो, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है, आप सबने जरूर देखा होगा। और जिन्होंने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले वो फर्स्ट वीडियो को जरूर जाके देखें, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है वो फर्स्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। और पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि जहां पे हमने फर्स्ट वीडियो को एंड किया था वहां से ही हम इसको शुरू करने वाले हैं। तो जो पहला वीडियो था उसमें हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया था कि सीटेट का सिलेबस क्या है, फर्स्ट पेपर क्या है, सेकंड पेपर क्या है, और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी जिसे हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कहते हैं, उसका सिलेबस क्या है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो सीडीपी है वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर इन दोनों में ही आता है। तो आपको इसका जो सिलेबस है वो सेम ही मिलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल होता है, जो स्तर होता है, वो दोनों में बहुत अंतर होता है। फर्स्ट जो पेपर होता है उसमें जो सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से आसान होते हैं, और जो सेकंड पेपर होता है वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो आपको इस हिसाब से ही पढ़ना है। तो इस सीरीज में मैं जितने भी क्वेश्चंस को शुरू कर रही हूँ वो सारे, या जो भी सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगी और जो भी आने वाले वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी वो आपको ध्यान से कंप्लीट करना है। ये दोनों पेपर के हिसाब से है। और आप अगर ये पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, और जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए आज का ये जो पोर्शन है हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा कि अभी हम चैप्टर 1 को ही कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी अभिवृद्धि और विकास। फर्स्ट वीडियो में हमने ग्रोथ की बात की थी, व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट, डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, और सबसे जो जरूरी चीज था वो था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या है। जैसा आपको अगर मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पर बता दूं तो ग्रोथ जो है वो एक एज पर आकर रुक जाता है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू रहता है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं लेकिन डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंट को हम असेस कर सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ जो है वो जब बर्थ पीरियड होता है हमारा उस समय सबसे हाई होता है, और डेवलपमेंट उस समय सबसे लो होता है। जबकि जो जैसे जैसे हम एज हमारी आगे बढ़ती जाती है, यानी हम बर्थ से डेथ की तरफ मूव करते जाते हैं, हम एक ओल्ड एज की तरफ मूव करते जाते हैं, तो उस अवस्था में हमारा जो डेवलपमेंट पोर्शन होता है वो बहुत हाई हो जाता है और ग्रोथ पोर्शन जो है वो बहुत कम हो जाता है। ये कुछ मोटे मोटे अंतर हैं, और बहुत सारे अंतर थे जो हमने फर्स्ट वीडियो में इसको कवर किया है। और अब बढ़ते हैं हम आगे कि आज का जो पोर्शन है वो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ में डेवलपमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। ग्रोथ बेसिकली हेरिडिटी से अफेक्ट होती है, उसमें हेरिडिटी का रोल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो H/E होता है, D=H/E, यानी हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट, ठीक है। अब मैंने एक और चीज बताई थी कि अगर डेवलपमेंट अगर हम उसको बहुत बड़ा सा गोला मान लेते हैं तो उसके अंदर दो और छोटे छोटे गोले स्थित हैं। एक गोला है उसका आपका ग्रोथ, और दूसरा जो गोला है वो है आपका मैच्योरेशन। इन दोनों के बिना भी हमारा डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होगा।
ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि डेवलपमेंट, ग्रोथ और मैच्योरेशन के बिना भी कंप्लीट हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने मैच्योरेशन के बारे में बहुत हल्का सा आपको बताया था कि बहुत सारे लोग ग्रोथ और मैच्योरेशन को सेम बना लेते हैं, बहुत सारे लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट को सेम बना लेते हैं, जबकि तीनों में बहुत अंतर है। एक लाइन है जो हर इन तीनों को एक दूसरे से अलग करता है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैच्योरेशन के यहाँ पे बात करूं, परिपक्वता के बारे में बात करूं, तो इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल थ्रू ग्रोथ प्रोसेसेस। ठीक है, इट इज controlled by internal biological factors. Maturation means the ordinary development of growth and aging. परिपक्वता अभिवृद्धि प्रक्रियाओं के माध्यम से ही व्यक्ति का विकास है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मनुष्य परिपक्वता की तरफ अग्रसर होता जाता है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी प्राणियों की अगर हम बात करें, तो वो अपनी आयु के अनुसार ही धीमे धीमे परिपक्वता की ओर अग्रसर होते हैं। और परिपक्वता भी अभिवृद्धि प्रक्रिया की तरह ही आंतरिक जैविक कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि जो हमारा हेरिडिटी पोर्शन है वो परिपक्वता को, मैच्योरेशन को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। अब परिपक्वता का अगर एक लाइन में, एक वाक्य में हमें अर्थ समझना हो, तो इसका सिंपल सा सीधा सा अर्थ है कि अभिवृद्धि और आयु का सामान्य विकास। जैसे जैसे आयु डेवलप हो रही है, ग्रो कर रही है, वैसे ही मनुष्य मैच्योरिटी की तरफ भी बढ़ रहा है, उसके अंदर परिपक्वता भी आ रही है। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि ये इंटरनल बायोलॉजिकल फैक्टर्स के द्वारा तो कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इसको हम कॉन्शियसली एफर्ट के थ्रू नहीं बना सकते हैं या इसको डेवलप नहीं कर सकते हैं। इट अकर्स नेचुरली विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल। अच्छा, अगर आप सोचें कि हम चाहकर किसी बच्चे को बहुत जल्दी से बोलना सिखा दें, बहुत जल्दी से चलना सिखा दें, और वो सारे काम अपनी आयु के बच्चों से पहले वो करना शुरू कर दे, तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें पूरी तरीके से जो भूमिका होती है वो जैविक कारकों की होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हम कॉन्शियसली एफर्ट डालकर इसको मैच्योरिटी को हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हो कि हम कॉन्शियसली एफर्ट डालें और मैच्योरिटी हमें मिल जाए, तब तो भाई ये जो पूरा विश्व है ना, उसमें कहीं पे भी हेरिडिटी का रोल नहीं होगा। हर कोई आपको एक मैच्योर पर्सन दिखेगा, हर कोई एक विकसित, बहुत अच्छी तरीके से विकसित अवस्थाओं को पार करते हुए ही दिखेगा। यानी हर कोई बहुत हाई होगा, उसकी इंटेलिजेंस बहुत हाई होगी, उसकी मस्कुलर पावर बहुत हाई होगी, उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है, जो क्रिया करने की शक्ति है, वो बहुत ज्यादा हाई होगी। तो अगर इस तरीके से हमारा समाज का निर्माण हो, अगर इस तरीके से हमारा समाज आगे बढ़े, तो इस दुनिया में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हर किसी के लिए एक अवस्था बनाई गई है और हर किसी की मैच्योरिटी लेवल जो है वो अलग अलग तरीके से भी काम करती है। अब मैच्योरिटी जो है वो बेसिक एबिलिटी है ना। जब हम कोई भी चीज सीखते हैं, अच्छा आपको ध्यान देने वाली बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि जब भी हम कोई नई चीज को सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, यानी जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया है, उसमें मैच्योरेशन यानी परिपक्वता की आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसीलिए परिपक्वता एक एबिलिटी है, एक हमारी कह सकते हैं इच्छा शक्ति है या ताकत है, एक तरीके से आप कह लीजिए, जो हमें सीखने की ओर अग्रसर करती है और सीखने में, नए रास्तों को बनाने में मदद करती है। इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको जरूर दूंगी। जैसे अगर हम एनिमल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो चिड़िया जब उड़ना सीखती है तो वो क्या है, परिपक्वता है। पक्षी जब वो तैरती है तो वो क्या है, माफ करिए, पक्षी तैरता नहीं, पक्षी उड़ती ही है। जब मछली तैरती है, ठीक है, तो वो क्या है, वो परिपक्वता ही है। तो ये एग्जाम्पल हो गए हैं हमारे एनिमल वर्ल्ड के। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें हम इंसानों की, हम मनुष्यों की, तो हमारा जो
पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना, यानी बहुत मुश्किल है, बहुत जटिल है। इसलिए हम मनुष्यों को बाकी प्राणियों से अलग करके भी देखा जाता है, क्योंकि हमारे जो सोचने समझने की क्षमता है वो हमें बाकी के प्राणियों से बिल्कुल ही अलग करती है, बिल्कुल ही अलग तरीके से प्रदर्शित करती है। अब हम अगर मनुष्यों में मैच्योरेशन की पावर को देखना चाहते हैं, परिपक्वता को देखना चाहते हैं, तो एक जो बच्चा है अगर वो चलना सीख रहा है तो वो मैच्योरेशन का एग्जाम्पल होगा। अगर आपने बच्चों को ऑब्जर्व किया होगा अपने आसपास, और चाइल्ड साइकोलॉजी में आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत होनी चाहिए। आपको जब कभी भी अपने आसपास बच्चे दिखे, चाहे वो न्यूबॉर्न बेबी हों या 8 साल के बच्चे हों, 10 साल के बच्चे हों, 12 साल के बच्चे हों, आप ऑब्जर्व करिए। जैसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे, आपने जितनी भी चीजें यहाँ पर पढ़ी हैं आपके दिमाग में वो बिल्कुल सेट हो जाएगा, और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेना पड़ेगा चीजों को सीखने के लिए, है ना। तो अगर हम परिपक्वता की बात कर रहे हैं और आप अपने आसपास देखेंगे तो 1 साल के बाद यानी 1.5 साल तक जो बच्चा होता है वो धीमे धीमे चलना शुरू कर देता है, वो चलना सीखने लगता है। क्यों सीखना शुरू कर देता है? क्योंकि उसकी जो मस्कुलर पावर है वो डेवलप होने लगी है, वो मैच्योर होने लगी है, तो वो धीमे धीमे उसने चलना भी शुरू कर दिया। या बच्चे ने बात करना शुरू किया, चलना शुरू किया, धीमे धीमे उसने दौड़ लगानी शुरू की। ये जो सारी चीजें हैं वो मैच्योरेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात और भी ध्यान में देने वाली है कि हर बच्चा, है ना, अपनी एज में एक पर्टिकुलर एज होती है जो हम आइडियल एज मानते हैं कि इस एज में बच्चा बोलने लगेगा या इस एज में बच्चा चलने लगेगा। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर जगह होते हैं, और साइकोलॉजी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की ही बात करती है। एक ही एज में जरूरी नहीं है कि हर बच्चा बोलना शुरू कर दे। अगर 2 साल का एक बच्चा है, एक बच्चा बहुत तेजी बोल रहा है ना, उसने बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीख लिए हैं, हल्के फुल्के जवाब भी देने लगा है, छोटे छोटे वाक्यों को बनाने लगा है, कुछ कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण उसने शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक और बच्चा है, उसकी भी अवस्था 2 साल की ही है, उसकी आयु 2 साल की ही है, लेकिन अभी भी वो बच्चा बोल नहीं रहा है, उस इशारों में ही बात कर रहा है, या फिर बोल रहा है तो टूटे फूटे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर ये हम नहीं कह सकते हैं कि जो पहला बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, या दूसरा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, क्योंकि हर बच्चे की एक अवस्था होती है और वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे डिपेंड करता है। जैसा मैंने अभी आपको इसके पहले बताया है कि मैच्योरेशन जो है, परिपक्वता जो है, वो पूरी तरीके से जैविक कारकों पर नियंत्रित की जाती है, उन पर निर्भर करती है। तो एक बच्चा जो बहुत जल्दी बोलना शुरू कर दिया है, उसके जैविक कारक अलग होंगे, उसके जो फैक्टर्स हैं, हेरिडिटी, जो उसके सेल्स हैं, वो अलग होंगे। वहीं जो बच्चा बहुत लेट शुरू करता है या बिल्कुल नहीं बोलता है अभी, उसके जैविक कारक अलग होंगे। यही जैविक कारक ही उन दोनों की मैच्योरिटी को डिफाइन कर रहे हैं और उन दोनों की मैच्योरिटी को अलग भी कर रहे हैं। और यही है मैच्योरिटी, यानी हमारी परिपक्वता। इसके और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि एक बच्चा अगर पिक्चर में कलर करना सीख रहा है, और अगर गोले में कलर कर रहा है तो वो ध्यान रख रहा है कि लाइन से बाहर या गोले से बाहर उसका रंग नहीं जाए, इसको हम कहते हैं मैच्योरिटी, परिपक्वता। या बच्चा हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन सीख रहा है, फाइन मोटर स्किल्स को सीख रहा है। फाइन मोटर स्किल्स क्या है वो हम आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस कर लेंगे। या बच्चा जब चीजों को देख रहा है ना, हम अक्सर कहते हैं जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि जो बच्चा होता है वो लोगों को देखकर ही सीखता है, वो लोगों को ऑब्जर्व करता है, और जैसा वो पाता है कि सामने से लोग कर रहे हैं वैसा ही वो भी करने की कोशिश करता है। और वो ये सारी चीजें तभी ऑब्जर्व कर पाएगा, तभी एक्वायर कर पाएगा जब वो एज के साथ में परिपक्वता की तरफ बढ़ रहा होगा, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा होगा। ये हो गया आपका परिपक्वता। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है जो हमारा पोर्शन है वो है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, और इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है।
क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि जब ये पोर्शन यानी जब चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो या आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चंस जरूर अवेलेबल करा पाऊँ, क्वेश्चन जरूर दे पाऊँ सॉल्व करने के लिए, जिससे आपको भी समझ में आए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और आसानी होगी आपको फिर चीजों को यहां से समझने में। ठीक है, तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? डोमेन्स या क्षेत्र कह सकते हैं, या आसान शब्दों में कहूं तो प्रकार या टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जब हम बोलते हैं तो डेवलपमेंट एज अ होल परसीव करते हैं हम लोग, है ना। उसमें हमारा हर तरीके का डेवलपमेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि ग्रोथ जब हम बोलते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट ही इन्वॉल्व होता है। तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर डेवलपमेंट होता है या जिनके थ्रू हम समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है और कहां पर हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो वो एरियाज कौन कौन से हैं आइए हम देख लेते हैं। पहला जो एरिया है वो है फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, चौथा है मोरल डेवलपमेंट, पांचवा है लैंग्वेज डेवलपमेंट और छठा है आपका सोशल डेवलपमेंट। यहाँ पर दोस्तों ये 6 एरियाज हैं जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये 6 बड़े एरियाज हैं, है ना। लेकिन कभी कभी होता है कि पेपर में ये 6 एरिया आपको नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये 6 एरिया आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं और अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट को देखें तो सिर्फ और सिर्फ 4 एरियाज इन्वॉल्व होते हैं उसमें। और वो एरियाज कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, ठीक है, इमोशनल और आपका अगला चला जाएगा मोरल, ठीक है। और आपका लैंग्वेज कहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा? लैंग्वेज इन्वॉल्व हो जाता है आपका कॉग्निटिव वाले में और सोशल इन्वॉल्व हो जाता है आपका मोरल वाले में। कई जगह इसका सोशल और मोरल को एक्सचेंज के तहत भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कई जगह पे मोरल दिया होता है और कई जगह पे उसको सोशल नाम से दिया होता है, यानी सामाजिक नाम से। तो आपको अपने दिमाग में ये चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए कि अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे देखें तो 4 माने जाएंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, मोरल या सोशल। लेकिन अगर हम समझने के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम इनको टुकड़ों में बांट कर देखेंगे और जब हम इनको टुकड़ों में बांट कर देखते हैं तो ये 6 प्रकार में आ जाते हैं। फिजिकल आपको पूरी तरीके से पता है कि हमारे बोन्स और मसल्स की यहाँ पे बात होती है। कॉग्निटिव मतलब हमारा संज्ञान, है ना, हमारी सोचने समझने की शक्ति, इसमें हमारा ब्रेन का पोर्शन इन्वॉल्व होता है। इमोशनल, हम सबको मालूम है कि इमोशनल जो पोर्शन होता है, हमारे जो संवेग होते हैं, हम किस तरीके का महसूस कर रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम चीजों को किस तरीके से अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, वो इमोशनल पर्सपेक्टिव में आएगा। मोरल, क्या सही है क्या गलत है, समाज में हमें कैसे रहना है, ये मोरल पर्सपेक्टिव में हम सीखेंगे। लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत ध्यान से आपको ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना है क्योंकि इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और इसके बाद है आपका सोशल, यानी समाज में हमें कैसे रहना है, समाज के क्या रूल्स होते हैं, हम उनको कैसे अपनाते हैं, एक बच्चा कैसे समाज में रहना सीखता है, उनके नियम, उनके कायदे, ये सारी चीजें सोशल में आ जाती हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको आगे की स्लाइड्स में पढ़ते चलेंगे। पहले आ जाता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में शारीरिक विकास कहते हैं। कई जगहों पर शारीरिक नाम ना देकर इसको भौतिक नाम भी दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिजिकल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो फिजिकल, मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीजें हल्की फुल्की बताई थी पहले वाले वीडियो में भी, कि फिजिकल का मतलब क्या होता है। फिजिकल का मतलब होता है कि हमारी हाइट बढ़ना, हमारा वेट बढ़ना, है ना, हमारी बॉडी में ग्रोथ आना, ये जो सारी चीजें हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो जो इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, इन्फेंट्स यानी जो नवजात शिशु होते हैं,
वो शुरू शुरू में अगर उनको कोई भी चीज पकड़नी होती है तो वो अपने पूरे शरीर का प्रयोग करते हैं उस चीज को पकड़ने के लिए, यानी इंटायर बॉडी का वो पूरे शरीर को लेकर उस चीज को अपने पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे लेकिन जैसे जैसे वो एक एज की तरफ बढ़ते हैं तो वो धीमे धीमे अपने पूरे शरीर का उपयोग ना कर कर सिर्फ और सिर्फ अपने बाह का या अपने हाथ का उपयोग करना ही शुरू कर देते हैं। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये क्यों सारी चीजें हो रही हैं, क्यों वो पूरे बॉडी से एंटायर बॉडी से क्यों वो सीधा आर्म पे शिफ्ट हो रहा है, वो इसलिए शिफ्ट हो पा रहे हैं क्योंकि उनके नर्वस सिस्टम में परिपक्वता आ रही है, वो मैच्योरेशन के लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं, उनमें चीजें डेवलप हो रही है, उनकी बोन्स डेवलप हो रही हैं, उनकी मसल्स डेवलप हो रही है, उनका नर्वस सिस्टम अच्छा हो रहा है। इस वजह से उनमें मैच्योरिटी का जो लेवल है वो बहुत ऊपर आ रहा है। इसके अलावा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, हमें कई बच्चों का ना हर चीज जैसे ट्रंक पार्ट जो होते हैं उनकी जो बॉडी की लेंथ होती है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है, जो फैट होता है वो डिक्रीज होता है जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है। और साथ ही साथ जो ब्रेन पोर्शन होता है ना, ब्रेन बड़ा होता है, हेड ग्रो करता है, और इसके साथ साथ और भी बॉडी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं हमारे वो भी ग्रो करते हैं। तो ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है ब्रेन की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है चाइल्ड की मैच्योरेशन में, उसकी सोचने समझने की क्षमता विकसित करने में, उसके आंख और हाथ के समन्वय में, किसी भी चीज को पकड़ने में, लिखने में, इस तरीके से जो चीजें होती हैं उसमें ब्रेन के का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि ब्रेन का साइज हमारे क्या है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये जो सारी चीजें हैं या फिर हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो भी बड़े होते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट में हो जाती हैं, जो हमें बाहर से देखते हैं, जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। एक बच्चे को अगर आपने अभी देखा है और उसको 3 महीने बाद देखेंगे आप, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इसने विकास किया है, फिजिकली ये ग्रो हुआ है, और आपको ये ऑब्जर्व करके ही पता चल जाएगा। इसके अलावा यानी कि जो फिजिकल एस्पेक्ट है हमारे, जो आउटर एस्पेक्ट है हमारे या इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसके अलावा भी एक और डेवलपमेंट होता है जो कि फिजिकल डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। ठीक है, वो क्या है? वो है हमारा मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास, जो कि है 2 तरीके का। यानी जो हमारा मस्कुलर डेवलपमेंट है, जो हमारी मूवमेंट होती है वो किसके द्वारा होती है? वो मोटर के द्वारा ही होती है। और इस डेवलपमेंट के 2 प्रकार हैं, जो कि है हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और एक, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट को यहाँ पर देख लेते हैं। It involves the use of arms and legs and moving around with confidence and more purposefully in the environment. ठीक है, यानी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट को हिंदी में हम स्थूल गत्यात्मक विकास कहते हैं। हाथों और पैरों का उपयोग करना और पर्यावरण में आत्मविश्वास और अधिक उद्देश्य के साथ में घूमना। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट यानी जो हमारे बड़े मसल्स होते हैं, जैसे हमारे हाथ हो गया, हमारा पैर हो गया, जब इनका उपयोग कर कर हम कोई काम करते हैं, ठीक है, इनका उपयोग हम किसी क्रिया के लिए करते हैं, किसी उद्देश्य के लिए करते हैं, तो वो डेवलपमेंट हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक बच्चा बॉल खेलते हुए दिख रहा है। उस बॉल को खेलने में उसकी कौन सी बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है? ऑब्वियसली देखने में लग रहा है कि वो हाथ से खेल रहा है अपने। दूसरी पिक्चर जो है उसमें बच्चा एक साइकिल को चला रहा है, उसमें उसके हाथ और पैर, इन दोनों बड़ी मसल्स का उपयोग कर रहा है। तीसरा है जिसमें एक बच्चा एक दीवार या ऐसे ही किसी वस्तु पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है, और इसमें भी वो हाथ और पैर, इन दोनों का ही उपयोग कर रहा है। यानी जो हमारी बड़ी मसल है बॉडी की, हाथ और पैर, उनका जब हम उपयोग किसी काम के लिए करते हैं तो वो ग्रॉस मोटर स्किल या फिर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे मोटर डेवलपमेंट में, जिसे हम फाइन मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। फाइन, जिसे हम हिंदी में सूक्ष्म गत्यात्मक विकास कहते हैं।
finger dexterity and eye hand coordination improve substantially during early childhood। यानी उंगलियों की निपुणता और आंख और हाथ के समन्वय में शुरुआती बचपन के दौरान काफी सुधार होता है। फाइन यानी जो हमारी छोटी छोटी मसल्स होती हैं, है ना, हमारी जो बॉडी के वो छोटी छोटी मसल्स, जब हम उनका उपयोग करते हैं किसी काम को करने में, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो उस डेवलपमेंट को हम फाइन मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। यानी उंगलियों की निपुणता, जब हम अपने उंगलियों का सहारा लेते हैं। और फाइन मोटर डेवलपमेंट में एक और चीज बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी आंख और हाथ का समन्वय, है ना। अगर आप छोटी मसल्स का उपयोग करते हैं तो छोटी मसल्स के नाम ही छोटा है सिर्फ, लेकिन उसमें कहीं ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है इन कंपैरिजन टू ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में अगर एक बच्चा दौड़ रहा है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा आई हैंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं होगी, या आई लेग की तो बिल्कुल नहीं होगी, है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई कि जब हम दौड़ रहे हैं तो हमें देखना भी तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके गार्डन की लेंथ कितनी एक बच्चा ऑब्जर्व कर लेता है इजिली, या उसको कहाँ से कहाँ तक 4 कदम 5 कदम 10 कदम चलना है, तो वो इजिली वो चीजें देख लेगा। या फिर जब हम आंख पे पट्टी बांधकर कोई गेम खेलते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि जब हम आंख पर पट्टी बांधकर गेम खेलते हैं, ढूंढते हैं, तो हम चल रहे होते हैं और अपने हाथों का उपयोग करके किसी चीज को ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो वो भी हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट ही माना जाता है। फाइन मोटर में जैसे मैंने बताया कि नाम में ही ये सूक्ष्म है, लेकिन इसके लिए कोऑर्डिनेशन की हमें जरूरत पड़ती है। और जैसे हमारा कोऑर्डिनेशन बेहतर होता जाता है, वैसे वैसे हम आयु जब हमारी बढ़ती है, आयु के साथ साथ हमारे अंदर बहुत सारे कौशलों का भी निर्माण होता है। आप देखेंगे कि जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं, चाहे वो पेंटर हो या आर्किटेक्चर हो, क्रिकेटर हो, कोई भी हो, है ना, वो जितने बड़े होते हैं, जितना बड़ा कलाकार होता है, उसका जो कोऑर्डिनेशन है, आई हैंड मूवमेंट, वो उतना ही ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अगर एक खिलाड़ी खेल रहा है तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के साथ साथ उसको फाइन मोटर डेवलपमेंट भी अपना विकसित करना होता है। ये हो गया आपके दो प्रकार मोटर डेवलपमेंट के, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। यहाँ पे आपको ये दोनों बहुत अच्छे से पढ़ना है, इन दोनों से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और कई बार क्या होता है कि लोगों को डेफिनेशन पता होती है, परिभाषा पता होती है कि व्हाट इज ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड व्हाट इज फाइन मोटर डेवलपमेंट, बट वो इनके एग्जाम्पल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। और जब ये पेपर होता है तो इतने आसान उदाहरण भी आपको नहीं मिलेंगे कि आपको आसानी से वो एक बार में ही समझ में आ जाए, तो इसीलिए आपको इसके एग्जाम्पल्स को समझना भी बेहद जरूरी है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो बच्चा है वो अपने एक खिलौने के साथ में बैठा हुआ है, वो ब्लॉक्स को सेट कर रहा है, और यहाँ पर वो अपने हाथों का प्रयोग कर रहा है ना, वो अपने हाथों को अच्छे से मैनेज कर रहा है। आंख और आई एंड हैंड का कोऑर्डिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन है, तो यहाँ पे फाइन मोटर डेवलपमेंट का ये उदाहरण होगा। या फिर हम समझ सकते हैं जैसे बच्चा पेंसिल जब पकड़ता है, या फिर बच्चा जब कलर कर रहा होता है, तो वो सारे उदाहरण किसके माने जाते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन के, यानी फाइन मोटर डेवलपमेंट के। अब हम आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि कभी कभी हमारे लिए उदाहरण को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने आपके लिए काम थोड़ा सा आसान कर दिया है। मैं यहाँ पे कुछ माइलस्टोन्स को लेकर आई हूँ और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ग्रॉस मोटर का उदाहरण है या फाइन मोटर का। तो आप यहाँ पे आसानी से ये सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ पर एज के हिसाब से बताया गया है कि एक पर्टिकुलर एज में कौन से ग्रॉस मोटर होंगे और डेवलपमेंट होंगे, और एक पर्टिकुलर एज में आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि फाइन मोटर डेवलपमेंट के क्या पोर्शन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहला है यहाँ पे आपका 3 महीना।
3 मंथ्स। और 3 मंथ्स का जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट माइलस्टोन है वो है नेक होल्डिंग। नेक यानी गला पकड़ना, इसका ये मतलब नहीं कि बच्चा अपना गला पकड़ लेता है, यहाँ पे सीधा सा ये मतलब है कि बच्चा अपने हाथों का उपयोग करके अपने गले तक वो लेकर जा सकता है, ठीक है। 5 मंथ्स यानी रोल्स ओवर, बच्चा अलट पलट सकता है। मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं या चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे होते हैं तो हमें अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को भी थोड़ी सी बढ़ानी होती है। तो आपके आसपास जब भी छोटे बच्चे आए तो आप जरूर ऑब्जर्व करिए उनकी जो भी एक्टिविटी होती है, वो जो भी काम कर रहे होते हैं, वो जो भी बोल रहे होते हैं, उससे आपको आपके पेपर में भी बहुत सुविधा मिलती है। कई बार क्या होता है कि कुछ पढ़ी हुई चीजें हो सकता है हम भूल जाएं, लेकिन जो एक्टिविटीज हम आंखों देखते हैं वो हम जल्दी नहीं भूलते हैं। तो अगर आपने 5 महीने के बच्चे को ऑब्जर्व किया होगा तो आपको दिखेगा कि रोल्स ओवर है ना, वो धीमे धीमे अपना को पलटना शुरू कर देता है, अपनी फुल बॉडी का इस्तेमाल करता है और अब उसकी मूवमेंट के थ्रू बिस्तर पर या जमीन पे पेट से पीठ की तरफ, पीठ से पेट की तरफ पलटना शुरू कर देता है। 6 महीने का जो बच्चा होता है वो बैठ सकता है, लेकिन किसी ना किसी सपोर्ट के थ्रू, है ना, उसको किसी ना किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, उसके बाद वो बैठ सकता है। 2 महीने के बाद यानी 8 महीने का जो बच्चा होता है वो अपनी सपोर्ट से ही बैठ जाता है, यानी कि उसको फिर किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, वो अपनी बॉडी का इस्तेमाल अपने बैठने के लिए कर सकता है। जो 9 महीने का बच्चा होता है वो किसी सपोर्ट के थ्रू खड़ा हो सकता है ना, स्टैंडिंग होल्डिंग ऑन विद सपोर्ट। आपने अक्सर देखा होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे के हाथ पकड़कर उसको धीमा धीमा खड़ा होना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, और ये लेकिन इस महीने तक बच्चा किसी सपोर्ट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ खड़ा होना सीखता है। 12 महीना यानी बच्चा जब 1 साल का कंप्लीट हो जाता है तो क्रीप वेल यानी घुटने के बल सरकना शुरू कर देता है, घुटने के बल चलना शुरू कर देता है। और 12 महीने का बच्चा या 1 साल का बच्चा बिना किसी सपोर्ट के वो अब अपने से खड़ा हो सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो 15 महीने का है ना, 15 महीने का जो बच्चा होता है वो वॉक्स अलोन एंड क्रीप्स अपस्टेयर्स। यहाँ पे बहुत छोटी सी एक लाइन है, अगर आप देखेंगे वॉक्स अलोन, 15 महीने का बच्चा यानी वो अकेले बिना किसी सपोर्ट के धीमे धीमे कदमों, छोटे छोटे कदम लेता है वो और उनसे चलना शुरू कर देता है। और अपस्टेयर्स यानी सीढ़ियां चढ़ता है, लेकिन कैसे चढ़ता है अगर आपने एक बच्चे को ऑब्जर्व किया हो तो घुटने के बल, घुटना और हाथ का उपयोग करते हुए वो सीढ़ियां चढ़ सकता है। 18 महीने का जो बच्चा होता है वो दौड़ना सीख लेता है। 2 साल का जो बच्चा होता है वो सीढ़ियां चढ़ना और उतरना सीख लेता है ना। अपने अब तक आपने देखा 15 महीने का जो बच्चा होता है वो घुटने के बल सीढ़ियां चढ़ रहा है, उतर नहीं रहा है, क्रीप्स अपस्टेयर्स, ठीक है। लेकिन जो 2 साल का बच्चा हो रहा है वो अब सीढ़ियां चढ़ भी ले रहा है अपने आप और उतर भी ले रहा है। 3 साल का जो बच्चा है वो साइकिल यानी जो ट्राईसाइकिल होती है, जो बच्चों की साइकिल होती है, वो अपने आप आराम से चला सकता है। और जो 4 साल का बच्चा होता है वो दोनों पैरों पे अपने हॉप्स कर सकता है, कूद भी सकता है और अल्टरनेट फीट गोइंग डाउन स्टेयर्स, है ना। अगर बच्चे को आपने कभी सीढ़ियों से उतरते हुए देखा हो तो जब 2 साल का बच्चा सीढ़ी उतरेगा तो उसके पैरों की जो मूवमेंट होगी वो बिल्कुल अलग होगी, और जो 4 साल का बच्चा सीढ़ियों से नीचे उतरेगा उसकी पैरों की मूवमेंट बिल्कुल अलग होगी। 4 साल का बच्चा अपने दोनों पैरों का उपयोग एक के बाद एक कर आसानी से उतर सकता है, जबकि 2 साल का बच्चा ये काम नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं अपने फाइन मोटर डेवलपमेंट माइलस्टोन्स की, ठीक है, यानी जो हमारे सूक्ष्म गत्यात्मक विकास हैं वो कौन कौन से हैं उनके उदाहरण देख लेते हैं। 4 महीने का जो बच्चा है ना, वो रीचिंग आउट फॉर द ऑब्जेक्ट्स विद बोथ हैंड्स, ठीक है। यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरू में जो इन्फेंट्स होते हैं वो अपनी पूरी बॉडी को उपयोग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए, लेकिन जब 4 महीने का बच्चा हो जाता है तो अपने दोनों हाथों का प्रयोग करना शुरू कर देता है किसी भी चीज को पकड़ने के लिए।
जब 6 महीने का होता है तो वो इतना एक हाथ से भी किसी चीज को आराम से पकड़ सकता है, उसको होल्ड कर सकता है कुछ देर के लिए। जो 9 मंथ का बच्चा होता है, ठीक है, वो इमेच्योर पिंसर ग्रैप्स, यहाँ पे ग्रैस्प होगा, ग्रैप्स नहीं होगा, और स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि इमेच्योर पिंसर ग्रैस्प। अब पिंसर ग्रैस्प क्या होता है, ठीक है, पिंसर ग्रैस्प मतलब होता है जो हमारी उंगलियों के टिप होते हैं, है ना, यानी जो हमारा इंडेक्स फिंगर होता है और जो हमारा थंब होता है, इन दोनों का प्रयोग करके हम किसी चीज को पकड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई चीज पकड़नी हो, पेंसिल ग्रास्प करना हो, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं कि अपने इंडेक्स फिंगर और अपने थंब के थ्रू का उपयोग करके कोई भी चीज पकड़ लेंगे। लेकिन जो 9 महीने का बच्चा होगा उसके लिए ये काम थोड़ा मुश्किल वाला होगा। वो पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन इन दोनों का उपयोग करके वो पकड़ नहीं सकता है। जब 12 महीने का बच्चा होगा तो इंडेक्स फिंगर और थंब का प्रयोग करते हुए वो ऑब्जेक्ट्स को आसानी से पकड़ लेगा। इसका एक और एग्जांपल आपको मिल जाएगा कि जो बच्चा आगे चलकर जैसे कलर, है ना, कलर करना या पेंसिल पकड़ना, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, पेंसिल पकड़ना। पेंसिल पकड़ना स्कूल में सिखाया जाता है या घरों में आजकल पेरेंट्स भी सिखाते हैं। तो उस समय ये ध्यान दिया जाता है कि बच्चा किस अवस्था में हुए। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो वो ये चीजें आसानी से नहीं सीखेगा, लेकिन अगर वो उसकी अवस्था 11 से 12 महीने की है या 9 से 10 महीने के बीच की है तो वो धीमे धीमे चीजों को अडाप्ट कर लेता है, वो धीमे धीमे पेंसिल या पेन पकड़ना भी शुरू कर देता है। 15 महीने का जो बच्चा है वो स्क्रिबलिंग यानी अगर पेंसिल या पेन को होल्ड कर लेता है वो इस अवस्था में, और जो भी चीजें अगर आप उसके सामने बैठकर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो कोशिश करता है उसको इमिटेट करने की और कॉपी या किसी चीज में वो स्क्रिबल करता है, यानी कि गुचमुचाना अगर हम हिंदी में कहें तो कुछ भी ऐसे ही पेन या पेंसिल लेके गुचमुचा रहा होता है। यहाँ पर वो 2 ब्लॉक का टावर यानी 2 छोटे छोटे जो ब्लॉक्स हैं उनको एक के ऊपर एक को आसानी से रख कर मैनेज कर सकता है। जो 18 महीने का बच्चा होता है वो स्क्रिबल कर लेता है, ठीक है, टावर 3 ब्लॉक तक का बना सकता है। फिर अगर हम देखें जो 2 महीने का बच्चा है वो 6 ब्लॉक तक के टावर को खड़ा कर सकता है, वर्टिकल है, सर्कुलर स्ट्रोक कर सकता है, यानी एक सीधी खड़ी लाइन खींच सकता है और सर्कुलर गोलाई में भी स्ट्रोक यानी लाइन को खींच सकता है। और 2 साल की जो अवस्था है आजकल, इस अवस्था में यानी 2 साल की अवस्था में बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा दी जाती हैं। अगर आप आपके घर में बच्चे हैं तो उनको पता होगा कि ए कैसे बनाना है, बी कैसे बनाना है, क्योंकि 2 साल की अवस्था में बच्चे अब वर्टिकल लाइन और सर्कुलर स्ट्रोक खींचना सीख लेते हैं। 3 साल का जो बच्चा है वो 9 ब्लॉक तक के टावर को खड़ा कर सकता है और सर्कल यानी जो गोला है उसको भी आसानी से कॉपी कर बना सकता है। 4 साल के बच्चे को क्रॉस समझ में आना शुरू हो जाता है ना, और उसको वो कॉपी करने लगता है। और 5 साल के बच्चे को आते आते वो ट्राइंगल को समझना शुरू कर देता है, उसको कॉपी भी करना शुरू कर देता है। तो ये हो गया आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या हैं। ग्रॉस मोटर स्किल की अगर हम बात करें तो हॉपिंग, जंपिंग, रनिंग, है ना, सीढ़ियां चढ़ना, ठीक है, एक फुट का इस्तेमाल करके एक एक करके दौड़ना, ठीक है, रेस करना। और वहीं अगर हम फाइन मोटर स्किल्स की बात करें तो ब्लॉक्स को बनाना, जैसे भी 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 6 ब्लॉक, 9 ब्लॉक, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का को होल्ड करना अपने इंडेक्स फिंगर और थंब के थ्रू, ठीक है, जिगसॉ पजल को सॉल्व करना, ठीक है, और छोटे छोटे आई हैंड और आई मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन के थ्रू कलर करना, पेंसिल पकड़ना, ठीक है, कढ़ाई, बुनाई, ये सारी चीजें किसका उदाहरण मानी जाती है, ये फाइन मोटर डेवलपमेंट के उदाहरण माने जाते हैं। तो ये था आपका फिजिकल डेवलपमेंट। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे डेवलपमेंट की तरफ जो कि है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान यानी जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं तो हम पूरी तरीके से ब्रेन की बात कर रहे हैं,
ठीक है, यानी हम चिंतन की बात कर रहे हैं, हम सोच विचार की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चा सोचने समझने की क्षमता को कैसे विकसित करता है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपके थिंकिंग आएगा, चिंतन, हम सोच रहे किस प्रकार है, परसेप्शन है ना, हम चीजों को परसीव कैसे करते हैं, एक बच्चा कैसे चीजों को परसीव करता है, उसको होल्ड करता है और फिर उसको आगे की इंफॉर्मेशन के लिए भेज देता है। फिर तीसरा है आपका मेमोरी, स्मृति। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना, इसमें हम इसकी बात करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, हम कैसे सोचते हैं, हमारे अंदर सोचने समझने की, सही गलत की क्षमता कैसे विकसित होती है, हम रीजनिंग कैसे करते हैं, सही गलत कैसे पहचानते हैं, तर्क कैसे करते हैं, या कंसेप्ट कैसे एक बच्चा डेवलप करता है, कैसे उसको पता चलता है कि फ्रूट के फीचर्स क्या हैं, फ्लावर्स के फीचर्स क्या हैं, वेजिटेबल के फीचर्स क्या हैं, वो इन डेवलपमेंट यानी इन कंसेप्ट को अपने दिमाग में कैसे बढ़ाता है। फिर है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी अगर उसके सामने कोई समस्या आ जाती है तो उनका समाधान वो कैसे सीखता है, वो कैसे करता है, यानी जो हमारा ब्रेन है वो कैसे डेवलप होता है, ये जो सारी चीजें हैं, यानी जो हमारा मेंटल रिप्रेजेंटेशन है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और इसमें आपको कुछ थ्योरीज हैं, जैसे पियाजे की थ्योरी है जो आने वाले चैप्टर्स में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या क्या पोर्शन आते हैं। इस पिक्चर में आप देख लीजिए, है ना, बच्चा समझ लेता है कि फोन कॉल आ रही है, मम्मी आज खाने में क्या बना रही है, गोल्ड फिश का मतलब क्या होता है, फ्रूट का मतलब क्या होता है। ठीक है, मून, सन, स्टार, उनके फीचर्स को समझना शुरू कर देता है। ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है, स्किल्स को डेवलपमेंट शुरू कर देता है, वो लव, अफेक्शन, एंगर, इन सारी चीजों को समझना शुरू कर देता है, वो मैथ्स के पजल्स को सॉल्व करना शुरू कर देता है, लैंग्वेज को डेवलप करना शुरू कर देता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कॉग्निटिव यानी हमारे ब्रेन के पार्ट से जुड़ी हुई हैं, ये हमारे मेंटल एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने इमोशनल डेवलपमेंट की तरफ। इमोशनल डेवलपमेंट यानी हमारा संवेगात्मक विकास। It refers to the ability to recognize, express, and manage feelings at different stages of life and to have empathy for the feelings of others। यानी यह जीवन के विभिन्न चरणों में भावनाओं को पहचानने, व्यक्त करने और प्रबंधित करने और दूसरों की भावनाओं के लिए सहानुभूति रखने की क्षमता को संदर्भित करता है। जब हम इमोशनल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो इमोशनल एस्पेक्ट में हमारा हम क्या फील कर रहे हैं, क्या हम अच्छा फील कर रहे हैं, खराब फील कर रहे हैं, हम खुद के इमोशंस को कैसे मैनेज कर रहे हैं, हमारे इमोशंस क्या होते हैं, हंसना, रोना, गुस्सा, दुख, दर्द, ये क्या है, ये हमारे इमोशंस है, हमारे संवेग है। और एक हर मनुष्य के अंदर इमोशन है। ठीक है, कुछ मनुष्य एक दूसरे को कह देते हैं कि इमोशनलेस पर्सन है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी मनुष्य इमोशनलेस नहीं हो सकता है ना। ये हो सकता है कि कुछ लोगों को अपने इमोशंस को मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है और कुछ लोग अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, या कुछ लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना, और कुछ लोग उसको अंदर ही अंदर रखते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते किसी को कि वो इमोशनलेस है या वो इमोशन उसके अंदर भर भर के कूट कूट के भरा हुआ है। ठीक है, तो इमोशनल डेवलपमेंट और आजकल के कंटेक्स्ट में जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वहां पे हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात करनी जरूरी हो गई है। और मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आने वाली जो वीडियोस हों उसमें मैं आपको बता पाऊं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और क्यों ये जानना टीचर्स के लिए भी जरूरी है कि वो बच्चा जो आपके पास पढ़ने के लिए आ रहा है, जिसकी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी बहुत हद तक आप पे है, वो किस इमोशनल स्टेज पे है,
वो कैसे खुद को मैनेज कर रहा है, या इमोशनली कहीं वो वीक तो नहीं है, कहीं उसको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत तो नहीं है, कहीं उसके डेवलपमेंट में उसका इमोशनल पोर्शन जो है वो तो बाधा नहीं बन रही। ये सारी चीजें हमें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है एम्पैथी, है ना। तो एम्पैथी का मतलब होता है, एक उदाहरण मैं दूंगी, कि जब तक हम खुद को दूसरों के जूते में रखकर नहीं समझते हैं तब तक हम उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते हैं ना। सिंपैथी मतलब होता है कि कोई दुख में है, दर्द में है, हम गए, हमने बोला कि हाँ भाई तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ, हमने फील नहीं किया उस चीज को, हमने उसके दर्द को महसूस नहीं किया। एम्पैथी का मतलब होता है खुद को दूसरे की जगह पर रखकर उसकी भावनाओं को अनुभव करना और फिर उसको प्रदर्शित करना, इसको हम कहते हैं एम्पैथी। इस पिक्चर में आपको कई सारी इमोजीज भी दिख रही होंगी, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, स्माइल करता हुआ, दुखी, है ना, गुस्से का। ये सारे क्या है, ये हमारे संवेग है। और एक बच्चा, है ना, अपने संवेगों के द्वारा ही अपनी कई सारी बातों को एक्सप्रेस करता है। तो इसीलिए हमें इमोशनल एस्पेक्ट को समझना भी बेहद आवश्यक है। अगला है हमारा मोरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विकास। एक द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ ह्यूमन एक्ट्स, यानी मानव कृत्यों के सही या गलत होने के बीच अंतर करने की जो क्षमता होती है हमारी, उसे हम नैतिक विकास कहते हैं। एक बच्चा जब ये सीखता है कि क्या सही है, क्या गलत है ना, या मैं क्या चीजें सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, कब मुझे गिल्टी फील करना चाहिए, या दूसरों को देखकर, है ना, वो समझ सके कि वो काम जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या किसी मुश्किल में तो नहीं है। जब वो इन सारे एस्पेक्ट को जज करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब होता है कि उसका नैतिक विकास हो चुका है या उसका नैतिक विकास हो रहा है। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, है ना, वैसे ही मोरल डेवलपमेंट के भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जो कि लॉरेंस कोलबर्ग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया है। जो जब हम कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ेंगे तब हम ये चीजें सारी पढ़ेंगे कि अलग अलग मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती हैं। अभी हमें सिर्फ ये जानना जरूरी है कि मोरल डेवलपमेंट क्या है। मतलब जब एक बच्चा ये समझ जाता है कि क्या करने पे उसको एप्रिसिएशन मिलेगा या क्या करने पे उसको पनिशमेंट मिलेगा, तो उसका मतलब है कि उसका नैतिक विकास हो चुका है। ठीक है, यानी राइट और रॉन्ग के बीच में जब वो अंतर करना शुरू कर देता है। अगला एस्पेक्ट है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा विकास। इट इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन कम टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट लैंग्वेज ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे बचपन में भाषा को समझते हैं, कम्युनिकेट यानी संवाद करते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, एक जो नवजात शिशु होता है, वो अपने इच्छाओं को, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है भाषा के माध्यम से, है ना। ऐसा नहीं है कि वो चीजों को बिल्कुल महसूस नहीं करता है। डेवलपमेंट जन्म के साथ में ही शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट हमें एक एज के बाद ही दिखते हैं। उसमें से एक जो डेवलपमेंट है वो है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि बच्चा किस अवस्था में आकर भाषा को समझता है, यानी जो बातें हम कह रहे हैं उसको समझता है और उसका जवाब वो कैसे देता है, कम्युनिकेट कैसे करता है, बातचीत कैसे करता है, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात है। यहाँ पे हो गया ये। अब जो स्लाइड्स है उसमें मैं बात करूंगी, आपको बताऊंगी कि कौन सी अवस्था में बच्चा किस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है, यानी कि बर्थ से लेकर जब तक वो प्रॉपर बातचीत नहीं शुरू कर देता है वो किन किन स्टेजेस के थ्रू जाता है। तो पहला है आपका बर्थ टू 5 मंथ, यानी जन्म से लेकर 5 महीने तक। पहला है आपका कोर्स vocalize pleasures and displeasure sounds differently, जैसे laugh, giggle, cries or fuse, make noises when talked to। यानी कि एक जो बच्चा होता है, अगर आपने बच्चे को ऑब्जर्व किया है तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसको बोलना तो बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, वो क्या करेगा, अगर आप ध्यान से सोचे कि वो क्या करेगा, तो वो
मंद मंद स्वर में बोलता है, यानी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वो इस तरीके की आवाजों को निकालता है, यानी कुछ अजीब अजीब साउंड्स को निकालता है। लेकिन हम उसको लैंग्वेज नहीं कहेंगे, हम उसको भाषा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। वो अपनी ही आवाज में कुछ कुछ आवाजें को बाहर निकालता है जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता। फिर धीमे धीमे जैसे जैसे वो मंथ्स को क्रॉस करता है तो उसकी आवाज जो होती है उसमें आप उसके थ्रू पहचान सकते हैं कि वो खुश कब है और दुखी कब है ना, वो चहक कब रहा है, वो हंसता है ना, वो जब बहुत खुश होता है तो वो गिगल्स करता है, जब वो दुखी होता है, जब उसको वो खुश प्लेजर महसूस नहीं कर रहा है तो वो रो रहा होता है, वो दुखी आवाज निकालता है ना। और जब आप उससे बातचीत कर रहे होते हैं तो भी वो कुछ तेज तेज आवाज निकालकर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये अवस्था होती है जन्म से लेकर 5 महीने तक की। फिर आपका आता है 6 to 11 months, यानी 6 से 11 महीने के बीच में। 6 से जो 11 महीने का बच्चा होता है वो आपके ना का मतलब समझना शुरू कर देता है, यानी जब उसको बोलेंगे नहीं, नो, तो वो समझ जाएगा कि नो का मतलब होता है कि ये काम मुझे नहीं करना है, स्टॉप, ठीक है, इस काम को यहीं पे रोक देना है। या वो बेबल्स करना शुरू करता है, यानी कि छोटे छोटे दो दो शब्दों, दो दो वर्णों के या दो दो लेटर्स के शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं बा, है ना, तो वो बाबा नहीं कहेगा, वो बा बा, दा दा, मा मा, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन विदाउट मीनिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। वो उसका मतलब नहीं समझ रहा, उसको बिल्कुल इसका मतलब नहीं पता है कि बाबा का क्या मतलब है, मामा का क्या मतलब है, दादा का क्या मतलब है, चाचा का क्या मतलब है, काका का क्या मतलब है। लेकिन वो इन चीजों को बोलना शुरू कर देता है और इसका ये मतलब होता है कि वो हमें कॉपी करता है। क्योंकि अगर हम खुद को देखें, खुद को भी ऑब्जर्व करें, तो जब हम किसी बच्चे से, इस अवस्था के बच्चे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, खेलते हैं, तो अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं उनको वो इस तरीके के शब्दों को आपने बोलते देखा होगा, किसी को भी इंडिकेट करते हुए कि ये बाबा है, बोलो बा बा, तो बच्चा आपको कॉपी कर रहा है ना, वो नहीं समझ रहा है कि बाबा का क्या मतलब है, दादा का क्या मतलब है, वो सिर्फ आपको कॉपी कर रहा है। तीसरा है ट्राइज टू कम्युनिकेट बाय एक्शंस और गेस्चर्स। वो आपसे कम्युनिकेट करता है, आपसे बातचीत करता है, अपने पेरेंट्स से बातचीत करता है, लेकिन शब्दों के सहारे नहीं, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने हाथों के थ्रू, अपना जो गेस्चर है, चेहरा है ना, हाव भाव है, उनके द्वारा वो संवाद करने की कोशिश करता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि वो इमिटेट करता है ना, वो आपकी चीजों को इमिटेट करता है, आपकी चीजों को ही दोहराता है। तो आप जो साउंड निकालते हैं, है ना, वो कॉपी कर रहा होता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे बच्चे ने पहला शब्द ये बोला, तो वो जो पहला शब्द उसने इसलिए वो बोला क्योंकि आपने उसको वो सारी चीजें सिखाई है ना। आप कई बार उसके सामने दिन में उठते बैठते सोते, हम कई बार एक ही चीज को रिपीट करते जाते हैं, तो वो जो बच्चा होता है उसी चीज को वो भी अपने दिमाग में रिपीट कर रहा होता है। फिर धीमे धीमे वो चीजें उसके साउंड के थ्रू बाहर निकलती हैं। फिर होता है 12 से 17 महीने का बच्चा। 12 से 17 महीने का बच्चा नॉन वर्बली, यानी बिना बोले सिंपल क्वेश्चंस का आंसर दे देता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो आपको पहले वाली स्लाइड में भी मैंने आपको दिखाई थी, अगर आपको ध्यान हो, कि ट्राइज टू रिपीट योर साउंड्स एंड ट्राइज टू कम्युनिकेट बाय एक्शंस और गेस्चर्स, ठीक है। वो साउंड के थ्रू नॉन वर्बली अपने आप को बताता है, एक्सप्रेस करता है। इसके अलावा 12 से 17 महीने यानी 1 साल के बाद का जो बच्चा होता है वो आसानी से 2 से 3 शब्दों को बोलना शुरू कर देगा, यानी 2 से 3 शब्दों के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी तरफ इंडिकेट करके उन शब्दों को प्रोनाउंसिएट करना शुरू कर देता है। लेकिन ये जो प्रोनाउंसिएशन होता है, ये जो उच्चारण होता है, वो क्लियर नहीं होता है ना। अगर उसको बोलना है किसी भी चीज को इंडिकेट करके, ठीक है, पानी है ना, तो पानी का क्या है, वो सीधा पानी नहीं बोलेगा, या सिंपल 2 से 3 शब्द को बोलना है, ठीक है, कि खाना, तो वो सीधा ये नहीं बोल पाएगा कि खाना, वो कुछ अपने तरीके से उन शब्दों को प्रयोग करेगा, लेकिन उसका मतलब
समझ में आ जाता है। या फिर ट्राइज टू इमिटेट सिंपल वर्ड्स, जो हम जैसे पानी जिसमें मात्राओं का प्रयोग होता है वो बोलना शुरू कर देता है। या वोकैबुलरी ऑफ 4 to 6 वर्ड्स, है ना, उसका जो शब्द भंडार है अब वो विकसित होना शुरू हो जाता है। 12 से 17 महीने तक का जो बच्चा होता है अब उसके दिमाग में कम से कम 4 से 6 शब्द परमानेंटली रहना शुरू हो जाते हैं। शब्द भंडार क्या है? जब हम कम्युनिकेट करते हैं या फिर जब हम बोलते हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, है ना, मैं जब बोल रही हूँ नॉन स्टॉप बोल रही हूँ और इसको बोलने के लिए मुझे बहुत ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, कुछ सेकेंड्स की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो थॉट यानी जो विचार मेरे मन में आ रहे हैं और जो शब्द भंडार है मेरे पास में, वो दोनों मिल रहे हैं, वो दोनों का मेल आपस में हो रहा है, तो वो आसानी से साउंड्स बाहर आ रहे हैं। अगर मैं कुछ सोच रही हूँ, मेरे कुछ विचार हैं और उनको एक्सप्रेस करने के लिए कभी कभी हमारे पास जो शब्द भंडार होते हैं वो नहीं होते, है ना, कभी कभी शब्द हमें नहीं मिलते, तो उस वक्त में हम अटक जाते हैं, उस वक्त में हम बोल नहीं पाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं वोकैबुलरी और विचारों का समन्वय। इस अवस्था में यानी 12 से 17 महीने का जो बच्चा होता है वो आसानी से 4 से 6 शब्दों को अपने दिमाग में होल्ड कर सकता है। इसके बाद होता है 18 से 23 महीने का बच्चा, यानी 2 साल के लगभग का बच्चा, जो 2 साल की कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रहा है। अब उसकी जो वोकैबुलरी है, वो जो शब्द भंडार है, वो धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि बच्चा हर दिन नए नए शब्दों को सीखने का प्रयास कर रहा है। अब उसकी जो वोकैबुलरी है वो कम से कम 50 शब्दों की हो जाती है, ठीक है। अभी भी जो उसका उच्चारण है वो बहुत साफ नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे वो फूड्स को उनके नाम के थ्रू मांग सकता है ना, जैसे जो अगर उसको कोई खास चीज पसंद है, आइसक्रीम, है ना, आइसक्रीम, ठीक है, आजकल आइसक्रीम, सेब या जो भी चॉकलेट, है ना, टॉफी, ये जो शब्द हैं उनको बच्चों को पता है कि ये ऑब्जेक्ट अगर उसको पसंद है तो धीमे धीमे उन शब्दों का प्रयोग उन करना शुरू कर देता है। या फिर मेक्स एनिमल साउंड सच एज आप पक्का बच्चों को ऑब्जर्व करिए और उनको समझ में आ जाता है अगर आपने उनको बताया हुआ है कि गाय कैसे बोलती है, बंदर कैसे बोलता है, कुत्ता कैसे बोलता है, बिल्ली कैसे बोलती है, तो वो साउंड्स उनके दिमाग में बस चुका होता है, वो आसानी से उन साउंड्स को बोल सकते हैं। देन स्टार्टिंग टू कंबाइन वर्ड सच एज मोर मिल्क, है ना, जैसे अभी उनको दूध की जरूरत है तो उन्होंने अभी क्या, इसके पहले क्या करते, 18 महीने तक में क्या करते हैं, 17 महीने तक में क्या करते हैं, दूध। लेकिन अब वो धीमे धीमे कुछ शब्दों को जोड़कर एक वाक्य तो नहीं बना सकते, लेकिन अपने अर्थ को जरूर प्रकट कर सकते हैं। जैसे मोर मिल्क, मम्मा दूध ज्यादा, है ना, जब हम एक बच्चे दूध ज्यादा, तो दूध ज्यादा का मतलब क्या होता है, वो उन्होंने दो वर्ड्स को मिक्स कर दिया, मिला दिया। अब उनमें एक क्षमता बढ़ गई है, विकसित हो चुकी है कि वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सके। फिर है begins to use pronouns, मतलब सर्वनाम का प्रयोग करना। मेरा, मेरा का मतलब समझ जाते हैं कि मेरा मतलब मैं, ये चीजें मेरी हैं, ठीक है। या 2 वर्ड के फ्रेजेस का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। फिर जब बच्चा 2 से 3 साल की अवस्था में आता है तो knows some special concepts such as in और on, या यू, मी, हर का मतलब समझ जाता है। डिस्क्रिप्टिव वर्ड जैसे बड़ा का क्या मतलब है, हैप्पी का क्या मतलब है, वो समझना शुरू कर देता है। 3 वर्ड के सेंटेंसेस को फॉर्म करने लगता है, दिस इज माई, ठीक है, आई एम हैप्पी, इस तरीके के वर्ड्स को बनाना शुरू कर देता है। स्पीच अब क्लियर होती है, एक्यूरेट होती है, ठीक है। अभी भी एंडिंग साउंड सही नहीं होते हैं, अभी भी स्ट्रेंजर्स इनकी बातों को आसानी से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो घर के लोग हैं जिनका डेली इनसे इंटरेक्शन है वो आसानी से इन चीजों को समझ सकते हैं। आंसर सिंपल क्वेश्चंस वो कर सकते हैं, मेरा, तुम्हारा, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी चीजों के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, वो बड़ा सेंटेंस नहीं फॉर्म करेंगे, या वेयर इज माई बॉल, ये नहीं पूछेंगे, सीधा पूछेंगे माई बॉल, ठीक है। बिगिंस टू यूज प्लूरल, शूज का मतलब समझ में आ जाएगा, सॉक्स का मतलब समझ में आ जाएगा, इस तरीके की चीजों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं।
फिर है आपका 3 से 4 साल का बच्चा कैसे चीजों को सीखेगा, कैसे लैंग्वेज डेवलप होगी उसमें अंदर। वो ग्रुप को ऑब्जेक्ट्स करना शुरू कर देता है, वो फूड्स के बारे में बता सकता है, क्लोथ्स, ठीक है, फूड में क्या क्या आएगा, क्लोथ्स में क्या क्या आएगा, उसका ये कंट्रोल आ जाता है उसको। कलर्स को आइडेंटिफाई करके वो बता सकता है, स्पीच साउंड बड़ी आसानी से निकाल सकता है, कॉन्सोनेंट मिडल या एंड या बिगिनिंग में वो बोलता है। सम ऑफ द मोर डिफिकल्ट कॉन्सोनेंट में बी डिस्टॉर्टेड but attempts to say them, strangers are able to understand much of what is said, है ना। जैसे पहले वाली अवस्था में 2 से 3 साल की अवस्था में जो अनजान व्यक्ति है वो उनकी बातों को नहीं समझ सकता था, लेकिन जैसे ही बच्चा 3 से 4 साल की अवस्था में आता है, ये जो स्कूल पीरियड होता है, 3 साल में बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो यहाँ पे उसको अनजान लोग भी समझना शुरू कर देते हैं, है ना। वो अब अपनी लैंग्वेज के थ्रू फन करना शुरू करते हैं, उसको पोयम्स याद होना शुरू हो जाती हैं, वो दूसरी लैंग्वेजेस को समझना शुरू कर देता है, वो हंसी मजाक समझना शुरू कर देता है, हंसी मजाक करना शुरू कर देता है, अपने आइडियाज फीलिंग्स को अपने लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है, ठीक है। और जो ग्रामर के जो पोर्शन है वो भी कुछ कुछ इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और कुछ सिंपल क्वेश्चन जैसे व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर हंग्री, है ना। आप घर में होते हो तो आप क्या करते हैं, मम्मी आपके लिए क्या क्या बनाती है, आपको क्या क्या खाना पसंद है। इस तरह के ये क्वेश्चन जब 3 से 4 साल के बच्चे से हम बोलते हैं तो आसानी से इन क्वेश्चंस का, जो आसान क्वेश्चंस होते हैं, उनका जवाब वो दे देता है। 4 से 5 साल का जो बच्चा होता है वो किसी कंसेप्ट के पीछे का मोटिव क्या है, बिहाइंड और नेक्स्ट टू, इसका मतलब समझ जाता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का आंसर करना सीख जाता है, स्पीच इज अंडरस्टैंडेबल, उसकी स्पीच समझ में आती है, लेकिन अभी प्रोनाउंसिएशन में उसकी मिस्टेक होती है, लेकिन वो ऐसी मिस्टेक होती है जो आगे चलकर कवर हो सकता है। फिर डिफिकल्ट वर्ड को बोलना शुरू कर देता है, यूजेस सम इरेगुलर पास्ट एंड वर्ब सच एज रैन और फेल, डिस्क्राइब हाउ टू डू थिंग्स सच एज पेंटिंग अ पिक्चर। वो सारी चीजों को मतलब अब वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। अब उसकी वोकैबुलरी बढ़ जाती है, अब सेंटेंस फॉर्म करना शुरू कर देता है, अब व्हाट के साथ में वाई का आंसर करना शुरू कर देता है, हाउ का आंसर करना शुरू कर देता है। यानी उसकी 4 से 5 साल तक के बच्चे का जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका होता है, ठीक है। ये हो गया आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट। 5 साल का जो बच्चा होता है वो है अंडरस्टैंड टाइम सीक्वेंस, है ना, मतलब क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा, 3 सीरीज जो डायरेक्शंस होते हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, राइमिंग करना शुरू कर देता है ना, पोयम्स फॉर्म भी कर सकता है वो बच्चा, कन्वर्सेशन आसानी से कर सकता है, लेंथ उसके सेंटेंस की अब 8 से ज्यादा शब्दों की हो जाती है, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज कर सकता है, और स्टोरीज फॉर्म कर सकता है। इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो कहानियां बहुत बनाते हैं, और कहानियां वो कैसे बनाएंगे, जब उनका शब्द भंडार बड़ा होगा और जब उनकी इमेजिनेशन पावर बड़ी होगी। अब हम आ जाते हैं अपने अगले डेवलपमेंट यानी सोशल डेवलपमेंट पे, जो कि है हमारा सामाजिक विकास। इट refers to the process by which a child learns to interact with others around them as they develop and perceive their own individuality within their community. They also gain skills to communicate with other people and process their actions. यानी या उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक बच्चा अपने आसपास के अन्य लोगों के साथ बातचीत करना सीखता है। जब वे अपने समुदाय के भीतर अपने स्वयं के व्यक्तित्व का विकास और अनुभव करते हैं तो वे अन्य लोगों के साथ संवाद करने और अपने कार्यों को संसाधित करने के लिए कौशल भी प्राप्त करता है। यानी एक समाज के नियम क्या है, उस समाज में रहना कैसे है, ठीक है, उस समाज में हम कैसे चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे असिमिलेट करना सीख सकते हैं, ये जो सारी चीजें होती हैं। यानी एक सोसाइटी की जो यूनिट होती है, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की क्या नियम होते हैं, ये सारे सोशल डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं। और इसके अंतर्गत भी हम आगे के जो चैप्टर्स आएंगे ये सारी चीजों को उसमें एक एक कर डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताने के लिए सारी चीजों को बताया गया है कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, ये जो 6 एरियाज हैं वो क्या है और इसके अंतर्गत
क्या क्या चीजें आती हैं। तो आज का ये जो पोर्शन है आज हम यहीं पे खत्म करेंगे और इसके आने वाले स्लाइड्स में हम आगे भी बढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट की बात करेंगे, रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंट विथ लर्निंग की बात करेंगे। तो आगे की वीडियोस को आप जरूर देखिएगा और इन वीडियोस को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। धन्यवाद।